बताइए कि आपका जो कुल्ला का प्रत्यारोपण होता है, जो घुटने का जो प्रत्यारोपण होता है, उसके बारे में आज क्या क्या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर रमित गुंजन है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ दिव्य शक्ति ऑर्थो केयर, मैनपुरा स्थित अपना अस्पताल है, वहीं पे मैं कार्यरत हूँ। ये घुटना और कुल्ला प्रत्यारोपण आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक ये सवाल है, क्योंकि एक वक्त था जबकि लोग घुटना प्रत्यारोपण और कुल्ला प्रत्यारोपण इन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं थे, जानकारी लोगों में कम थी और ये इतना कॉमनली परफॉर्म भी नहीं किया जा रहा था ये सर्जरी, जिसके कारण या तो लोग उन कष्ट को सहते रह जाते थे या जब ये मन बनाते थे कि इसका इलाज कराना है उचित, तो फिर बिहार से बाहर, पटना से बाहर चले जाते थे। आज ये सीन बना है कि घुटना और कुल्ला प्रत्यारोपण धड़ल्ले से बिहार में हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल तरीके से रिजल्ट्स हो रहे हैं। हमारे संस्था में कुल्ला घुटना सारा प्रत्यारोपण होता है और जो ज़रूरतमंद है वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें एक बात है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि घुटना या कुल्ला कब बदलवाना चाहिए। घुटना या कुल्ला बदलवाने के लिए नियम सिर्फ एक है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में बता दूं, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। अंग्रेजी में से कहते हैं अ जॉइंट पेन, चाहे नी हो या कुल्ला, और जॉइंट पेन विच इज़ नॉट अमेनेबल टू एनी अदर मेजर्स। मतलब कि एक ऐसा दर्द, चाहे वो घुटने का हो चाहे कुल्ले का, जो कि और किसी भी इलाज के द्वारा फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा हो, चाहे वो दवा हो, सिकैया हो, बेल्ट हो, जॉइंट में इंजेक्शन हो, कोई भी फ़ायदा अब नहीं पहुंचा रहा है और लोग आम मर्रा का कामकाज, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ADL, ये करने में भी समर्थ जब नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में घुटना या कुल्ला प्रत्यारोपण करा देना चाहिए। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ। पहले जो होता था, मटेरियल जो इस्तेमाल होता था, और अब जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें बहुत फ़र्क आ गया, जिससे लॉन्जिविटी बढ़ा। जो घुटना या कुल्ले में जो रॉड कहता है, साधारण भाषा में लोग कहते हैं, तो इसका क्वालिटी, जो हम लोग मेडिकल भाषा में इम्प्लांट्स कहते हैं, तो ये इम्प्लांट्स का क्वालिटी बदलता चला गया वक्त के साथ। और आज के डेट में जो सिनेरियो है उसमें मेटल के साथ पॉली ये कहा जाता है। घुटने में भी है और कुल्ले में भी है, मेटल ऑन पॉली, यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसका लॉन्जिविटी बहुत है, ये लंबा समय तक चल पाता है। दूसरा परिवर्तन ये आया कि मोबिलिटी बढ़ा। जैसे घुटना बदलने के बाद पहले ये अक्सर रहता था कि कितना घुटना मुड़ पाएगा। आज के डेट में जो नए वैरायटी के इम्प्लांट्स है उसमें कमोबेश पूरा घुटना मुड़ पाता है। हालांकि हम लोग फॉर सेफ्टी रीजंस पेशेंट को घुटना प्रत्यारोपण के बाद चुकू मुकू बैठने और पालथी मारने से अभी मना करते हैं, लेकिन अगर बैठ के कोई ऐसे सिंपली अपना साधारण तरीके से कोई घुटना मोड़ना चाहे तो वो रेंज ऑफ मोशन पूरा होता है। तीसरा, हल्का होता चला गया, सामान जो लगता है अंदर में तो उसका वजन भी कम है। चौथा, MRI कंपैटिबिलिटी है कि आप घुटना या कुल्ला प्रत्यारोपण करा लिए, भगवान न करे कभी ऐसा कोई ज़रूरत हो गया कि अब MRI कराना है, तो पहले शरीर में रॉड लगने पे MRI नहीं हो पाता था। अब ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि MRI भी आप करा सकते हैं। तो समय के साथ ये सारे परिवर्तन, आधुनिकता इसमें आए हैं। वही पूछ रहा था डॉक्टर कि ये जो बाहर पहले लोग जाते थे, आज बाहर जाते हैं कि नहीं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत है क्या घुटना प्रत्यारोपण के लिए और कुल्ला प्रत्यारोपण के लिए? देखिए, आज सारी सुविधाएं हमारे अपने बिहार में, पटना में उपलब्ध हैं, इसलिए अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और लोगों का पलायन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इन ऑपरेशंस के लिए बहुत हद तक घटता चला जा रहा है। पहले अगर हम मान कर चलें कि 10 पेशेंट्स बाहर जाते थे, तो आज शायद 3 या 4 जा रहे हैं। 60% कम से कम रिटेंशन हो गया है। 60% लोग यहीं पटना बिहार में ही करा ले रहे हैं। बहुत सारे बड़े संस्थाएं ऐसे भी हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी, वहाँ भी ये सब हो रहा है। हमारे जैसे सेंटर्स जो एकल डॉक्टर चलाते हैं, इसमें ये ऑपरेशंस हो रहे हैं।
धड़ल्ले से हो रहे हैं और सफलतम तरीके से हो रहे हैं। और इसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट हम सरकार को भी देना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ने इसे कैपिंग करा दिया इसके कीमतों का। पहले जो था इसमें कोई पैमाना नहीं था कि कौन क्या चार्जेस ले लेगा सॉरी इस ऑपरेशन में कौन क्या चार्ज ले लेगा रॉड या इम्प्लांट्स के नाम पे। अब इसका सरकार ने कैपिंग कर दिया है कि आप फलाने इम्प्लांट का, फलाने रॉड का इतना ही ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले सकते, जिसके कारण कि इसका पूरा लाभ पेशेंट्स को मिला। हाँ, तो रेट्स आधे हो गए, यहाँ पे सारे संस्थाओं में हो रहा है, रिजल्ट्स है, इसके कारण एक्सेप्टेंस ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। डॉक्टर साहब, एक और है कि मनुष्य के शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रीढ़ की हड्डी का होता है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी जो टूटता था पहले पुराने जमाने में, जो लोग टूटता था तो समझ लीजिए कि उनका डेथ भी तय हो जाता था। आज क्या स्थिति है रीढ़ की हड्डी के बदलाव में या उसके इलाज में या उसके टूट जाने पर, कैसे क्या कुछ हो सकता है? आपने जैसा कहा कि पहले अगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता था, टूटता था, तो डेथ लगभग तय था। उसका ये कारण नहीं था कि रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे डेथ हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ इस तरह का हो जाए कि जान चला जाता है। उसका मेन कारण था रीढ़ की हड्डी के टूटने के बाद लोग बेड रेस्ट में चले जाते हैं और सही अगर दिशा निर्देश नहीं हो तो वैसे में कई एक बार लोग बेड रिडन रह जाते हैं और बेड सोर वगैरह हो जाता है। 3 कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमनली होता है वो बेड सोर है, दूसरा सीने में इन्फेक्शन है, तीसरा पेशाब के रास्ते में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इन 3 कारणों से लोगों को डेथ हो जाता था। आज के डेट में ये सिनेरियो है कि ऑपरेशन करते हैं हम लोग, अगर ज़रूरत हुआ, अनस्टेबल फ्रैक्चर है, ज़रा सा भी कोई दिक्कत इस तरह का लगा तो हम लोग रीढ़ की हड्डी में रॉड फिक्सेशन करते हैं, पेडिकुलर स्क्रू सिस्टम होता है, वो लगा देते हैं ताकि पेशेंट अगले ही दिन उठना बैठना शुरू कर देता है। जब वो उठना बैठना शुरू कर दिया तो उसका ये तीनों कॉम्प्लिकेशन खत्म। ना उसको अब बेड सोर होगा पड़े पड़े, ना पड़े पड़े सीने में इन्फेक्शन होगा, ना पेशाब के थैली में जल जमाव और इन्फेक्शन होगा, तो उसका डेथ रेट घट गया। अर्ली रिहैबिलिटेशन हम लोग कराने लगते हैं, तो ये चेंजेस इसमें आया है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना था कि ये जो हड्डियों का जो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या क्या आधुनिकतम इसमें आ गया है और क्या क्या अभी और संभावित हो सकता है कि क्या आना चाहिए जो जिससे कि और ये ट्रीटमेंट बेटर हो सके? देखिए, हड्डी के ट्रीटमेंट में दवाओं में तो रोज कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होता रहता है, एक्सपेरिमेंट होता रहता है और ऐसे मेडिसिन ईजाद होते रहते हैं जो कि ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करे और उचित फ़ायदा पहुंचाया जा सके पेशेंट को। साथ ही सर्जरी यानी ऑपरेशन में भी बहुत बदलाव आया है। ऑपरेशन के नाम से यदि कोई डरता है तो 3 कारण मुख्य होते हैं। पहला, चीरा लग जाएगा शरीर में। दूसरा, बेहोशी के नाम से लोग बहुत घबराते हैं कि बाप रे बेहोश किया जाएगा, पता नहीं होश में आएंगे कि नहीं। तीसरा, मेरा खून बहेगा। यही 3 आप देखिएगा, हम लोग अब इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लोगों के मन में जो डर होता है अक्सर इन्हीं 3 कारणों को लेकर होता है। साइंस इतना एडवांस कर गया कि इन तीनों का कार्ड आज हमारे पास है। बिना चीरा के ऑपरेशन, जो पहले हम लोग 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच का चीरा लगा करके हड्डी में प्लेट लगाते थे, आज के डेट में सब मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन हो गया। एक कलम घुसने भर, एक कलम कितना छोटा, एक बटन हो, जैसे बटन का जो छेद होता है उतना भर छेद हम लोग बना करके रॉड डाल देते हैं हड्डियों में कंप्यूटराइज टेक्निक के माध्यम से। तो चीरा रहित हो गया, एक तरह से समझिए कि अब चीरा नहीं पड़ा। दूसरा, लोगों को होता है कि बेहोशी होगा, तो अब रीजनल एनेस्थीसिया चलता है। अगर हाथ में, पैर में, ये सब में अगर फ्रैक्चर्स है तो जैसे कंधे के पास एक सुई दे दिया जाता है जिससे पूरा हाथ सुन्न हो जाता है। मरीज होशो हवास में होता है, गपशप करते रहता है, कंप्यूटर में अपना ऑपरेशन देख सकता है और ऑपरेशन हो जाता है। उसी तरह से पैर में अगर कुल्हे में अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो रीढ़ की हड्डी में सुई लेकर के निचला हिस्सा को सुन करके ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसको रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं।
तो ये सेफ है, ये कहीं से भी बेहोशी वाला खतरा नहीं रहता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा है ब्लडलेस सर्जरी। तो हमारे पास ऐसे यंत्र है आज के डेट में जिसको न्यूमेटिक टूर्निकेट कहते हैं, प्लस ऑपरेशन से पहले कुछ दवा भी सब ऐसा आ गया है जो हम लोग चला देते हैं और ये यंत्र लगा देते हैं। तो 1.5-2 घंटे के लिए हम लोग उस हिस्से का खून का दौरान रोक देते हैं पूर्णतः, जिससे कि खून नहीं बहता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो यंत्र हटा के फिर खून का दौरान शुरू कर दिया जाता है। तो ब्लडलेस सर्जरी और इंसिजनलेस, मतलब चीरा भी नहीं पड़ा और बेहोशी भी नहीं हुआ, ये 3 एडवांसमेंट्स हुए हैं जिसके कारण कि ऑपरेटिव ट्रीटमेंट अगर ऑर्थोपेडिक्स में है तो वो भी बहुत एडवांस हो गया। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने हड्डियों की मूल जो परेशानियां हैं उसके बारे में बताया और जो आधुनिकतम जो व्यवस्था जो हड्डियों के इलाज के लिए आया है इसके बारे में बताया। आपको नवराज मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।